हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सब लोग मज़े से इंजॉय कर रहे होंगे और मेरी ये दुआ है कि हमेशा ऐसे ही हंसते मुस्कुराते इंजॉय करते रहें। तो फ्रेंड्स, चलते हैं अपनी कहानी की तरफ। लेकिन इससे पहले कि मैं आज की कहानी को शुरू करूं, मैं चाहता हूं कि मैं थोड़ा सा एक क्विक रिकेप दे दूं आपको कि अगर कोई चीज़ आपके जहन से निकल गई है तो वो बिल्कुल रिफ़्रेश हो जाएगी। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि असलम भाई का ट्रांसफ़र हुआ था नए शहर में, अपनी फैमिली को वो लेके आ गए। लेकिन जिस घर में वो आए, वो घर जो था कब्रिस्तान के बिल्कुल साथ था ना, और उस घर के इर्द गिर्द और कुछ नहीं था सिवाय कब्रिस्तान के। तो उस घर में कुछ जो रूहें थी, हैं, आत्माएं थी, उनका एक साया था। ठीक है। लेकिन अभी तक किसी को पता नहीं चला था क्योंकि अभी जस्ट पहली रात ही गुजरी थी उस घर में। लेकिन उस घर में पहली ही रात पे असलम भाई ने कुछ देख लिया। वो सीढ़ियों से गिर गए थे और अब वो जख्मी हैं। तो चलते हैं अब आज की जो एपिसोड है हमारी उसको शुरू करते हैं। असलम भाई की जब आंख खुली तो उनका सर जो था दर्द से फटा जा रहा था और पूरे जिस्म में दर्द था। लेकिन आंख खुली, इससे पहले कि कुछ समझते कि क्या हुआ, क्योंकि बेहोश थे, उनको नहीं पता था कि वो यहाँ अभी कहाँ हैं, क्या हुआ है। लेकिन ये ज़रूर याद था कि उन्होंने क्या देखा था और वहाँ से वो गिरे थे। तो उनकी वाइफ वहाँ बैठी थी, बच्चे बैठे थे। तो वाइफ उठ के आगे आ गई और इनको उठता हुआ देखकर वापस लेटे हुए रहने को कहा और पूछा कि कैसे हैं आप, ठीक हैं आप, लेटे रहें, आपको चोट आई है, आप गिर गए थे सीढ़ियों से। ज़्यादा उसने सवाल जवाब नहीं किए क्योंकि कुछ मौका ऐसा था। तो असलम भाई अब अपने आप में वापस जाग गए थे, अपनी कॉन्शियसनेस में आ गए थे। तो अब सारी चीज़ें उनके माइंड में रिवाइज भी हो गई। हाँ भाई, ये हो गया था, ये हुआ था, ये हुआ था, ऐसे कोई चीज़ देखी, ऐसे कोई बच्चे मेरे जिस्म के अंदर से ऐसे भागे थे जो आर पार हो गए, पीछे से आ रहे थे सीढ़ियों से और वो ऐसे बस गुजर गए और पता भी नहीं चला। लेकिन ये ऐसी कोई भी बात उन्होंने अपनी फैमिली से या अपनी वाइफ से नहीं की क्योंकि वो डर जाएंगे। वो खामोश थे। जब सब चीज़ें ठीक हुई, सही हो गए, अब उठ के बैठ गए शाम में, तब वाइफ ने उनसे पूछा कि क्या हुआ था, कि कैसे गिर गए आप और इतनी रात को आप ऊपर क्यों गए थे। तो असलम भाई ने उनको रिप्लाई दिया कि वो दरवाज़ा शायद बच्चे खुला हुआ छोड़ाए थे, तो हवा की वजह से वो आवाज़ें कर रहा था बार बार, जो है ज़ोर से बंद हो रहा था। तो मैं उसको बंद करने गया था तो बंद तो कर दिया था, अभी कोशिश कर रहा था कि मेरा पाँव स्लिप हो गया और मैं गिर गया। हकीकत नहीं बताई, जाहिर सी बात है कैसे बताते। लेकिन अब इनके माइंड में कुछ चीज़ें आ रही थी। वो रात तो इन्होंने बस पता नहीं कैसे बेचैनी में गुजारी क्योंकि अभी इनकी तबीयत सेट नहीं थी और गिरने की वजह से कुछ चोट भी आई थी। और रात को उसी टाइम पे दोबारा इन्होंने वही आवाज़ें सुनी जो पिछली रात सुनी थी। लेकिन आज उनकी कंडीशन ऐसी नहीं थी तो ये उठ के वहाँ नहीं गए। फिर इसी तरह से 2-3 दिन इनके गुजर गए। ये डेली सेम टाइम पे ये आवाज़ें सुनते थे। जब थोड़ा चलने फिरने के काबिल हुए, अब चलना शुरू किया, वॉक करना शुरू किया, तो पहली ही फुर्सत में ये बाहर निकले घर से। वाइफ ने रोकने की कोशिश की लेकिन उन्होंने कहा कि इतने दिनों से पड़ा हुआ हूँ, आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा बाहर में वॉक करना चाहता हूँ क्योंकि ऊपर छत पे तो जा नहीं सकता, वरना छत पे वॉक करता, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। तो मैं इधर ही गली में थोड़ा सा वॉक कर लेता हूँ दिन के टाइम। तो ये वॉक करते करते उस दुकान वाले के पास आ गए। दुकान वाले ने सलाम किया और इनके सर पे पट्टी बंधी हुई देखकर उन्होंने सवाल किया कि भाई क्या हो गया। तो उन्होंने कहा पाँव स्लिप हो गया, मैं गिर गया था। अब दुकान वाला
कुछ बोल सकता था, उसके माइंड में तो बहुत सारी चीज़ें आ रही थी। लेकिन पिछली मर्तबा भी असलम भाई ने उनके बात की मुखालफत की थी, तो इस मर्तबा उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की कि क्या हुआ। लेकिन इस मर्तबा असलम भाई ने पूछ लिया, भाई आप अगर बुरा ना माने तो मैं आपसे एक बात पूछूं। दुकानदार ने कहा, अरे नहीं सर, अब आप मुशर्रा करें जो चाहे, लेकिन मैं माजरत करना, मैंने बस एक्चुअली सुना हुआ है, हमने जो चीज़ें सुनी थी बड़े बुज़ुर्गों से सुनते हुए आ रहे हैं, क्योंकि ये तो पुरानी बातें हैं, हम तो नहीं पैदा हुए थे उस वक्त। तो इसी वजह से आपने जैसे बताया तो पता नहीं क्यों बेख्तियार मेरे मुंह से निकल गया, वरना मैं आपको कभी भी ऐसी बात नहीं करता। असलम भाई ने कहा, नहीं नहीं आप परेशान मत हो, मैं उसके बारे में बात नहीं करना चाह रहा। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ आपसे कि ये जो आपने कहा था कि इस घर में भूतिया घर है या क्या, तो क्या मतलब इसके घर के बारे में आप क्या जानते हैं? जो इसमें लोग रहते थे उनके बारे में क्या जानते हैं, जिनके बारे में आपने सुना है? तो अब दुकानदार को लगा कि हाँ भाई, लगता है कि भाई साहब ने कुछ देखा है, देख लिया है। तो लेकिन अब डायरेक्ट उनसे पूछ नहीं सकता था, क्योंकि वो पहले से थोड़ा सा भड़क गए थे, तो अब उन्होंने हल्का हाथ रखा। लेकिन जो सवाल किया था उसका जवाब ज़रूर दिया। तो उन्होंने बताया कि असलम भाई, एक्चुअली ये काफ़ी पुरानी बात है, ये है बात पार्टीशन से भी पहले की, जब पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक साथ थे, उस वक्त की कहानी। उस वक्त यहाँ पर इस घर में, ये एक्चुअली शहर से आप देख रहे हैं कि अभी भी दूर है, तो ये उस वक्त भी दूर था। लेकिन क्या था कि एक छोटा सा ज़मीन का टुकड़ा था। उस वक्त ये कब्रिस्तान तो था, लेकिन इतना बड़ा नहीं था और काफ़ी पीछे था। ये ज़मीनें थी, आबाद होती थी, आबादी होती थी इस ज़मीन में, फसलें होती थी। इन्हीं गांव वालों के जो लोग इस गांव में रहते थे, ये इतना बड़ा नहीं था। ये अभी तो जैसे छोटा सा शहर है, लेकिन उस टाइम पे ये बिल्कुल ही गांव था, देहात था, पिंड था एक। तो यहाँ जो लोग रहते थे वो इतने कोई अमीर नहीं थे, उनके छोटे छोटे से ज़मीन के टुकड़े होते थे और खुद उसमें आबादी करते थे। तो इस घर में जहाँ पर अभी आप रह रहे हैं, ये घर होता था ठाकुर शक्कर सिंह का। ये नाम था उनका, ठाकुर उनका सरनेम था और शक्कर सिंह जो है वो उनका नाम था। तो वो यहाँ रहते थे और इसी के साथ, यानी इस घर के ज़मीन के साथ उनकी थोड़ी सी ज़मीन भी थी। यानी यूँ समझ लें कि ये घर उन्होंने अपनी ज़मीन में बनाया था, क्योंकि वो छोटे लेवल के एक किसान थे और कोई अफोर्ड नहीं कर सकते थे, तो उन्होंने यहीं पे एक छोटा सा कच्चा घर बना लिया था, 2 कमरों का घर बना के और बैठ गए थे। लंबी चौड़ी फैमिली थी नहीं, उनकी वाइफ की डेथ हो गई थी और अपने एक ही बेटे के साथ रहते थे। ठाकुर साहब तो काफ़ी उम्र रसीदा थे, तो वो तो काम नहीं कर सकते थे, उनका बेटा ज़मीनों में काम करता था। वो लोग यहाँ रहते थे। अब ये वो बातें हैं जो हमने सुनी है, हमने नहीं देखी थी, क्योंकि काफ़ी पुरानी ये बातें हैं। तो उस वक्त इस गांव का जो बड़ा आदमी था सबसे, वो था चौधरी शुजात हुसैन। वो उसका एक बहुत बड़ी उसकी हवेली थी और शहर के मतलब गांव के बीचों बीच थी और वही एक इकलौते बंदे थे जिसके पास एक गाड़ी थी, वरना किसी के पास गाड़ी नहीं थी। साइकिलें हुआ करती थी, या लोग पैदल आया जाया करते थे और कुछ नहीं था। उनका बेटा था, वो बड़ा जो है ना निकम्मा था और कामचोर था, कोई काम नहीं करता था, पढ़ाई उसने की नहीं, उसका दिल नहीं लगता था। जबकि वो बड़े आदमी थे, वो अपने बेटे को पढ़ा सकते थे, स्कूल भेजा तो था उन्होंने, लेकिन बेटे का दिल ही नहीं लगा। उसको हर वक्त बस बदमाशियाँ करनी होती थी, सारा दिन जुआ खेलता था और अपने जो लोफर लोग थे, पंटर थे उसके उसके साथ घूमता रहता था। तो ये कहानी तब शुरू हुई जब उनके कुछ मेहमान आए थे बाहर से, किसी बाहर के मुल्क से। चौधरी शुजात हुसैन के कोई दोस्त थे, उनके वास्ते से आए थे पाकिस्तानी, मतलब हिंदुस्तानी, जो क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया उस वक्त एक साथ थे, पार्टीशन अभी नहीं हुए थे। और जो सन
मैंने सुना है कि ये 1920 की कहानी है, 1920 में। तो वो लोग आके इनके पास मेहमान हुए, कुछ दिन रहे। तो वो जो बंदा आया था, उनके साथ उनकी फैमिली थी, उनकी वाइफ, 2 बेटियां थी। एक बेटी तो छोटी थी बहुत, तकरीबन 6-7 साल की, लेकिन दूसरी बेटी जवान थी। अब घर में इनके चौधरी साहब के और कोई था नहीं। उनकी वाइफ थी, उनका बेटा था, बच्चे तो थे नहीं, लड़की कोई औलाद नहीं थी उनकी। तो वो जो लड़की आई थी वो अकेली ही निकल पड़ी घर से कि मैं गांव देखूं। सीधी सी बात है, यहाँ पर ऐसी बातें नहीं थी उस वक्त, तो उसको किसी ने रोका भी नहीं। वो ऐसे ही अपनी मर्जी से घूमती फिरती चली जाती कहीं पे। तो वो इस घर तक आ गई और वो आई थी मोटर पे, यानी चौधरी साहब की जो गाड़ी थी उस पर। अब उसका टायर पंचर हो गया। लड़की थी, अब टायर कैसे चेंज कर सकती है? तो यहाँ पर उसको ठाकुर साहब का बेटा मिल गया। ठाकुर साहब के बेटे का नाम था सज्जन सिंह। तो सज्जन सिंह की उससे मुलाकात हुई और उसने उस बच्ची की हेल्प करना चाहिए। लेकिन ठाकुर सज्जन सिंह को तो कुछ आता नहीं था, क्योंकि वो तो किसान था, उसके पास गाड़ी नहीं थी। तो उसने मदद की ऑफ़र तो ज़रूर की, लेकिन साथ में ये भी कहा कि आप मुझे गाइड कर देना कि क्या करना है, मैं कर दूँगा, कि मुझे नहीं पता कि ये कैसे बदल सकते हैं इसका टायर गाड़ी का। तो उस लड़की ने उसको गाइड किया। वो जैसे बताती जा रही थी ये वैसे करता जा रहा था और वैसे टायर इसका गाड़ी का चेंज हो गया। और वो लड़की जो आई थी उसका नाम था सिमरन। सिमरन चली गई घर चौधरी साहब के, लेकिन इस मुलाकात के बाद वो रोज़ाना सज्जन सिंह से मिल रहा था। इनकी रोज़ाना मुलाकात हुई, मुलाकातों से बातें बढ़ी, दोस्ती हो गई। अब ये बात चौधरी साहब के बेटे को पसंद नहीं आई। उसको ये बड़ी जो है ख़राब बात लग रही थी। क्यों? क्योंकि दिल ही दिल में वो सिमरन को पसंद करने लगा था और चाह रहा था कि वो इससे शादी करे। ये बात उसने अपने फादर से शेयर की। अब फादर ने जो आए थे लोग, क्योंकि वो डायरेक्ट तो उनके दोस्त नहीं थे, उनके दोस्त के दोस्त थे। तो चौधरी साहब ने अपने दोस्त को फ़ोन किया, उन्होंने अपने दोस्त को कहा और उन्होंने सिमरन से पूछा, क्योंकि जाहिर सी बात है ये बाहर रहने वाले लोग थे उस वक्त। गांव में तो सिस्टम यही था कि अगर अब्बा ने बोल दिया तो भाई शादी करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन ये लोग पढ़े लिखे लोग थे, बाहर से आए थे। तो अब्बा ने बेटी से पूछा कि बेटा आप क्या चाहती हो, मुझे इस तरह से पूछा गया है, एक रिश्ता आया है, अगर आप विलिंग हो तो मैं आपकी शादी करा दूंगा। तो सिमरन ने अब्बा से पूछा कि आप क्या चाहते हो? उन्होंने कहा नहीं मैं कुछ नहीं चाहता, तुम्हारी मर्जी है। सीधी सी बात है, ये मैं भी समझता हूँ, यहाँ गांव में कैसे रहोगी। हाँ, चौधरी साहब पढ़े लिखे बंदे हैं, लेकिन उनका बेटा पढ़ा लिखा नहीं है। पैसा ज़रूर है, शिफ्ट ज़रूर हो सकते हैं, यहाँ से किसी बड़े शहर भी जा सकते हैं, ये सब कर सकते हैं, लेकिन मैंने कोई फैसला नहीं करना, ये तुम बताओ। तो उस लड़की ने इनकार कर दिया, बोला नहीं मुझे ये लड़का पसंद नहीं है, लेकिन मुझे एक और लड़का पसंद है। तो बेटी ने अब्बा को बता दिया और उसका नाम भी बता दिया। अब्बा थोड़ा सा परेशान तो हुए, लेकिन बेटी की पसंद के आगे कुछ बोल ना पाए। तो उन्होंने चौधरी साहब को तो साफ इनकार कर दिया, बोला कि आई एम सॉरी, मेरी बेटी जो है नहीं मानी। ठीक हो गई बात। अब इन्होंने जाकर बात कर ली ठाकुर शक्कर सिंह से। क्यों? क्योंकि बेटी ने अपनी मर्जी ये शो की और उनको फोर्स किया कि आप ये रिश्ते की बात करें। तो जनाब ठाकुर को क्या एतराज़ होना था? पढ़ी लिखी,
खूबसूरत एक बहू उसको मिल रही है बैठे बैठे। उसने तो कभी सोचा भी नहीं था कि उसके बेटे को इस तरह से कोई लड़की मिल सकती है। ठाकुर साहब ने हाँ कर दी और इन लोगों ने आपस में बातें करके उस बेटी की शादी भी करा दी। और वो अपनी तरफ से हेल्प उनकी करना चाहते थे, लेकिन ठाकुर साहब के बेटे ने, सज्जन सिंह ने मना कर दिया। बोला भाई सर, हमें ये ऐसा कुछ नहीं चाहिए, हम जो है हमारे पास रूखी सूखी खा लेंगे, हमें आपकी किसी दौलत की ज़रूरत नहीं है, हम इसी में खुश हैं। आपकी बेटी को पता था मैं किसान हूँ, उसके बावजूद भी अगर मुझसे शादी करना चाहती है तो हमें ऐसे ही रहने दें, तो मैं उसको ऐसा ही पसंद है। इनकी शादी हो गई, लेकिन चौधरी साहब का बेटा वो थोड़ा सा इस खुन्नस में रहा, मुख्तलिफ तरीके ढूंढता था, मुख्तलिफ बहानों से वो आकर लड़ता था, सज्जन सिंह से लड़ाई करता, उसको पीटता, लेकिन सज्जन सिंह उसको पलट के वार नहीं करता, क्योंकि उसको पता था कि अगर करेगा तो ये बात बढ़ जाएगी, फिर मसला हो जाएगा। और ठाकुर शक्कर सिंह ने भी उसको यही कहा था कि बेटा ये बड़े लोग हैं, इनसे मेहरबानी करके कोई दुश्मनी मत निकाल, वरना फिर हमारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी, मसला हो जाएगा, हमने यहाँ पर रहना है इसी गाँव में, हम कहाँ जाएंगे, हम यहाँ से नहीं जा सकते। इसी तरह से जी दिन महीने साल बन गए, वक्त गुजर गया, इनके दो बच्चे हो गए, एक बेटा एक बेटी। लेकिन चौधरी साहब के बेटे ने तो खुन्नस पाला हुआ था, मौके की तलाश में था, और बिल आखिर वो मौका उसको मिल ही गया। एक दिन वो इनके घर आया, मतलब घर के सामने से ही आके बैठ जाता था अपनी टोली लेके ना, तो ठाकुर साहब की बहू ने उसको बुरा भला कहा, उस पर उसको गुस्सा आ गया और वो ठाकुर साहब की बहू सिमरन को मारने लगा। तो अब इस पे सज्जन सिंह को गुस्सा आ गया, वो रोक नहीं पाया खुद को और उसने इनको पीट दिया। ये 3-4 लोग थे, वो अकेला था, जाहिर सी बात है इन्होंने उसको ज़्यादा मारा होगा, लेकिन उसने, किसान था, मजबूत था, ये बड़े लोग थे मेहनत से दूर, तो इन्होंने जो उसको मारा उसका तो उस पर असर कुछ कम ही हुआ, लेकिन उसने जो 2-4 जड़े ऐसे जड़ दिए ना भाई साहब कि अंचर पंचर हिल गए। तो चौधरी साहब का बेटा फौरन भागा घर और बदला लेने की ठान ली कि अब मैं इनको छोड़ूंगा नहीं। तो भाई साहब छोटे चौधरी ने अपने पहले तो अंचर पंचर सही कराए, जाहिर सी बात है उसको चोटें लगी थी कुछ, लेकिन उसका एड्रेस खराब हो गया भाई, उसके फेस का जो नक्शा था वो बिगड़ गया, लेकिन उसने गुजारा किया। अब्बा ने उससे पूछा, उसको बताया नहीं बड़े चौधरी को, उसको बोला मैं ऐसे गिर गया था, ये लग गया, चोट लग गई, ऐसे दोस्त से लड़ाई हो गई, लेकिन सही बात नहीं बताई। 2 दिन के बाद अब इसने बदला लेने का सोच लिया था कि भाई अब तो बदला लेना है, इनको छोड़ना नहीं है। इसने अपने सारे जो लोफर दोस्त थे इसके सबको इकट्ठा किया, जो हथियार बन पड़े इनसे, ये जानता था कि गोली चलाएंगे तो मसला होगा, क्योंकि सुनाई देती है सबको, गोली नहीं चलानी भाई। डंडे, कुल्हाड़ियाँ, इस तरह की चीज़ें ले गए, पेट्रोल का एक केन ले गया, बोला मैं उनके घर को जलाऊंगा। सबने मना किया कि यार इतना मत कर, मारना है, मतलब उसने तुम्हें मारा है तुम उसको मारो, हड्डियाँ तोड़ दो 2-4, पेट्रोल डाल के जलाने वाली ये नहीं करो, पेट्रोल रख दो क्योंकि वहाँ पर तुम्हें गुस्सा आ गया तुम कर भी दोगे। ये माना नहीं, ये पहुँच गया घर, रात के टाइम पे ये उनके घर चले गए, अपने दोस्तों को ले गया। गांव छोटा सा था, कोई बड़े मेन गेट और ये दरवाजे ये फैशन नहीं था उस वक्त बस। और वैसे भी वो ठाकुर साहब का घर तो कच्चा घर था, छोटी सी दीवारें थी, तो ये दीवारें फांद कर अंदर चले गए। अब रात के वक्त क्या हुआ क्या नहीं हुआ ये तो कोई नहीं जानता, लेकिन इन्होंने उन सबको जला दिया। जब सुबह के वक्त लोग गए तो पूरा घर जला हुआ था,
और कुछ भी नहीं था, सब कुछ जल गए थे। लेकिन 2 जो उसमें लाशें थीं वो घर से बाहर थी, मतलब वो जली हुई लाशें मिली उनको पीछे ज़मीन में। शायद कोई निकल कर भागा था या भागने की कोशिश की थी, लेकिन आग लग चुकी थी या क्या था ये तो अल्लाह ही जाने। लेकिन जो गांव वालों ने देखा हम वो बताते हैं। तो उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं ये कोई नहीं जानता। सबको ये पता है कि भाई ये हुआ था और चौधरी छोटे ने ये किया था। उन्होंने उन सबको, पूरी घर को, पूरे फैमिली को जला दिया जिंदा। लेकिन उसके बाद चौधरी भी खुश नहीं रह पाए। छोटे चौधरी बीमार रहने लगे, बहुत सारे मसले मसाइल होने लगे उनके साथ। क्या होने लगा किसी को पता नहीं, क्योंकि बड़े लोग थे, अपनी हवेली से बाहर नहीं आते थे, किसी को कुछ बताया नहीं, किसी ने की हिम्मत नहीं थी उनसे कुछ पूछे। काफ़ी अरसे के बाद बड़े चौधरी ने सारी ज़मीनें यहाँ पर बेच दी, हवेली बेच दी, सब कुछ बेच बाच के यहाँ से चले गए, शिफ्ट हो गए। कुछ लोग कहते हैं कि शायद वो कराची गए थे। अब कितना सच कितना झूठ ये हम नहीं जानते। तो ये वो कहानी है जो बड़े बुजुर्गों ने सुनाई थी अपने बच्चों को, यानी हमारे पेरेंट्स को, और हमारे अब्बा ने हमें सुनाई और मैं आपको सुनाई। अब हम तो उस वक्त थे नहीं, सच्ची है झूठी है खुदा जाने, हमें नहीं पता। अब असलम भाई को कहानी तो पता चल गई। अब इन्होंने ठान ली कि ये हकीकत का पता लगा कर ही रहेंगे। क्यों? वजह ये छोटे लेवल के एक मुलाजिम हैं, सरकारी मुलाजिम हैं, कोई इतने बड़े आदमी नहीं है। जैसे तैसे करके पूरी ज़िंदगी की कमाई से ये घर लिया है उन्होंने। अब अगर ये घर बेचने की कोशिश करेंगे तो इस गांव का तो कोई बंदा इनसे ये घर खरीदने से रहा। इतने अरसे से बंद पड़ा था, कोई इसमें रहता नहीं है, किराएदार नहीं आते, जो आते हैं वो भाग जाते हैं। तो बाहर का जब बंदा आए, ये बाहर के थे, इसको पता नहीं था, कुछ मालूम नहीं था, तो उसने खरीद लिया। अब इसके माइंड में कुछ भी नहीं आ रहा था कि ये आखिर करे क्या। इसी सोच में आहिस्ता आहिस्ता चलता चलता ये घर वापस आ गया। असलम भाई की वाइफ दरवाजे पे ही उनका इंतज़ार कर रही थी, तो वो परेशान थी, तो उनको चोट लगी हुई थी। उनको देखकर उसके चेहरे पे हंसी आ गई, स्माइल सी आ गई, मुस्कुराने लगी। असलम भाई के साथ अंदर चली गई। अब असलम भाई के दिमाग में खुराफाती हो गया। अब रात के उस वक्त के इंतज़ार में था जिस वक्त ये सारी आवाज़ें होती हैं, जिस वक्त इसने ऊपर किसी को देखा था। अब इसने अपने माइंड में ये कहानी जो उसको दुकान वाले ने सुनी, उससे एक चीज़ तो क्लियर हो गई। जो इसने बनाई अपनी ख्यालाती एक कहानी, वो ये कि ऊपर जो बंदा इसको मिला वो था ठाकुर। वो ठाकुर लग रहा था क्योंकि उसकी एज जवान तो नहीं लग रही थी। उसकी शक्ल इसको सही से नज़र नहीं आ रही थी, खबर थी, किस चीज़ से इसको नहीं पता। लेकिन उसके चलने के अंदाज से स्लो चल रहा था, आहिस्ता से चल रहा था, इधर उधर चल रहा था, तो उसको लग रहा था कि वो जो है ठाकुर। 2 बच्चे जो इससे टकराए तो नहीं थे, खैर जिस्म से आर पार हो गए। वो इसको लग रहा था कि ये तो थे ठाकुर के पोता और पोती, ये तो ठीक हो गया। तो ठाकुर की बहू और बेटा कहाँ है? वो तो दिखाई नहीं दिया अभी। खैर अब ये इस वक्त के इंतज़ार में वेट करने लगा कि रात का वो वक्त हो जिस वक्त ये आवाज़ें आती हैं तो ये ऊपर जाए छत पे, क्योंकि बच्चे तो उसको कुछ बताने से रहे, बच्चे क्या बताएंगे, वो तो छोटे, और छोटे अलग, भूते भाई, भूत से बात करनी है तो किसी बड़े भूत से बात करो जो थोड़ा बहुत समझदार होगा, तो शायद इसको ना खाए। तो बिलाखिर वो टाइम आ गया और वही आवाज़ें इसको आने लगी जो पहले इसने सुनी थी। ये निकला अपने कमरे से आहिस्ता, ताकि कोई जाग ना जाए, इसके पाँव की आहट से कोई उठ ना जाए। उठेंगे तो फिर ये नहीं जा पाएगा। आहिस्ता आहिस्ता करके जैसे ही बाहर आया लाउंज में, तो बच्चे तो इसको वहीं दिख गए भाई। वो तो इसे भाग रहे थे जैसे खेल रहे हो। वो सीढ़ी से ऊपर जाते, ऊपर गए तो फिर पता नहीं कैसे
दोबारा से नीचे उस लाउंज की जो दीवार थी उससे अंदर आ जाते, फिर से ऊपर भागते, सीढ़ियों से ऊपर जाते, फिर से लाउंज की दीवार से अंदर। ये 1-2 मरतबा इसने खुद देखा। अब घबराहट भी हो रही थी, भूत से बात करने जा रहा है, कैसे नहीं होगी भाई। खैर आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक पाँव आहिस्ता आहिस्ता उठाता हुआ ये सीढ़ियों से चढ़ गया। अब जब तक इसने इतनी हिम्मत इकट्ठी की बात करने की और ऊपर तक पहुंचता आहिस्ता आहिस्ता, तो 2-3 मरतबा वो बच्चे तो उसके अंदर से गुजर के भाग गए भाई। इसने दरवाज़ा जो स्पेस बना हुआ था वहाँ से देखा तो हाँ भाई वो कोई वॉक तो कर रहा है सेम उसी तरह। इसने दरवाज़ा खोला और आहिस्ता आहिस्ता वॉक करता हुआ सीधा जाकर बिल्कुल बीच टेरेस में खड़ा हो गया। अब इंतज़ार करने लगा, वो जो बंदा आगे जा रहा है वॉक करके, जो वापस आएगा उसको देखेगा तो शायद बात करने के लिए रुके, या इससे बात करे, या इससे पूछे कुछ, या ये पूछेगा। लेकिन इसको घबराहट भी हो रही थी, यार भूत है भाई, इतने सालों से रह रहा है, क्या हुआ पता नहीं क्या हुआ। डर भी लग रहा था, लेकिन पूछना भी था। क्यों पूछना था? क्योंकि भाई जिस सिचुएशन में असलम भाई थे वो था आगे आग पीछे खाई। अगर ये ठाकुर साहब से नहीं पूछ रहा, बात नहीं कर रहा और किसी तरह से इस घर को उनसे आज़ाद नहीं कर पा रहा, तो ये क्या करेगा? इसके पास ना पैसे हैं, ना ये ट्रांसफ़र करा सकता है अब, और ना ही इस शहर में कहीं और अगर रहेगा तो सेविंग कुछ भी नहीं है। तो ये सारी चीज़ें उसको समझ में नहीं आ रही थी। इसी परेशानी के आलम में ये आकर वहाँ खड़ा। तो फ्रेंड्स, वो वक्त आ ही गया जब ठाकुर पलटा, एक एक कदम उठाता हुआ असलम भाई के नजदीक आता जा रहा है, आ रहा है, आ रहा है, आ रहा है, और ये बिल्कुल असलम भाई से बिल्कुल ऐसे 1 फीट की दूरी पे। असलम भाई के पसीने चल रहे हैं, पसीने छूट गए भाई। वो भूत इतना नजदीक से कभी किसी ने देखा है? आपने देखा है क्या? नहीं यार, पसीने आते हैं भाई, घबराहट होती है, डर भी लगता है। लेकिन दूसरे इलम में ठाकुर साहब वॉक करते हुए जिस तरह से वो बच्चे असलम भाई के अंदर से गुजर गए थे, वो भी आर पार हो गए चले गए। असलम भाई सोचते ही रह गए, यार ये क्या हुआ? ये तो ठाकुर साहब ने मुझसे बात ही नहीं की, मुझे देखा तक नहीं, लिफ्ट ही नहीं करा यार। लेकिन उसी जगह पे बुत बने खड़े रहे। थोड़ी देर के बाद ठाकुर साहब उसी ट्रैक पे वापस आए और इनके आर पार होते फिर आगे चले गए। अब इस मर्तबा जब ठाकुर साहब पलटे और असलम भाई के नज़दीक आए, असलम भाई ने बड़ी हिम्मत जमा करके मुंह से 2 अल्फाज निकाले, और वो अल्फाज आप जानते हैं क्या थे? वो अल्फाज थे ठाकुर साहब। अब जैसे ही इनके मुंह से ये 2 लफ्ज निकले, ठाकुर साहब, तो ठाकुर साहब रुक गए भाई, और असलम भाई के दिल की धड़कन तेज हो गई। और ये तो रुक गए, इसका मतलब वो सुन रहे हैं मेरी बात। अब घबराहट में ठाकुर साहब कुछ बोले नहीं, बस रुक गए। असलम भाई ने दोबारा हिम्मत करके बोलने की कोशिश की और बोलना शुरू कर दिया। ठाकुर साहब, मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। आप अगर प्लीज़ बात कर सकते हैं तो मुझसे बात करें, नहीं कर सकते तो कोई ऐसा इशारा दें जिससे मुझे समझ में आए कि आप मेरी बात समझ रहे हैं, सुन रहे हैं। तो ठाकुर साहब ने गर्दन हिला दी। अब ये तो मिशन सक्सेसफुल हो गया है असलम भाई का, कि कम्युनिकेशन तो हो सकता है, ठाकुर साहब से बात हो सकती है। किसी हद तक
अब डर खत्म तो नहीं होगा, सामने भूत खड़ा है जिसका फेस नजर ही नहीं आ रहा, क्योंकि ऐसे लग रहा था जैसे कोई लहरें हों, कुछ कोई पर्दे हों, लहरें पर्दे और बहुत सारी चीज़ें ऐसे मिलाकर कोई एनर्जी लेवल की कोई चीज़ हो सामने उनके। कोई फेस नहीं था, कोई शेप नहीं था, लेकिन इनको पता चल रहा था कि हाँ ये सर है, हाँ ये पैर हैं, हाँ ये बाजू हैं। नहीं, सर हिलाया तो इनको फील हुआ कि वो सर हिला रहा है। तो इन्होंने अब दोबारा बात शुरू की कि ठाकुर साहब ये घर मैंने खरीदा है। और भाई साहब इनका ये बोलना था, और ठाकुर साहब तो जैसे बस बेधक गए, एक बड़ी सी खतरनाक सी चीख मारी, और असलम भाई के तो रोंगटे खड़े हो गए। अभी बस हार्ट अटैक होने वाला था, उनकी दिल की धड़कनें रुक जाने वाली थी, लेकिन अपने बीवी बच्चों का ख्याल आते फिर से हिम्मत इकट्ठी की और बोलना चाहा, ठाकुर साहब प्लीज़ आप बिल्कुल घबराएं मत। अब मैं क्या बोल रहा हूँ, नहीं आप क्यों घबराएंगे, नहीं मैं घबरा रहा हूँ, लेकिन आप प्लीज़ मेरी समझें, मेरी बात सुनो। मैं ये नहीं कह रहा कि हाँ ये घर आपका है, आपका आप रिलैक्स हो जाए, आप इजी हो जाए, घर आपका है, मैं ये नहीं कह रहा। तो ये सुनकर फिर ठाकुर साहब फिर से बिल्कुल ऐसे जैसे रिलैक्स लग रहा था इनको, तो असलम भाई ने दोबारा ना बात करना शुरू की। ठाकुर साहब मैं बीवी बच्चों वाला आदमी हूँ, बड़ी मुश्किल से यहाँ पर आया, मैं जानता हूँ ये घर आपका है और आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई, मैं ये भी जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर बातें जितने मुंह हैं उतनी बातें, मुझे एग्जैक्ट कुछ नहीं पता। मैं आपकी मदद करना चाहता हूँ, मैं जानता हूँ मैं नहीं कर सकता, आपकी मदद कैसे करूँगा मैं, मतलब आप बहुत पावरफुल हो, मेरे पास कोई पावर नहीं, ये मैं नहीं जानता कि मैं कैसे मदद करूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ आप किसी मुश्किल में हो, मुझे ये लग रहा है, ये मुझे महसूस हो रहा है, और मैं चाहता हूँ कि आप उस अजियत से, उस मुश्किल से आज़ाद हो जाए। उसके लिए मुझे थोड़ी सी आपकी हेल्प चाहिए, क्या आप मेरी हेल्प करोगे? इस पे ठाकुर साहब ने दोबारा सर हिला दिया। भाई असलम भाई का प्लान काम कर रहा था। हाँ थोड़ी देर के लिए तो अभी वो लग रहा था कि भाई अल्लाह को प्यारे हो जाने, ज़ाया हो जाने, फ्री में खाया पिया कुछ नहीं, गिलास थोड़ा बराने वाली कहानी हो रही थी। क्यों? क्योंकि ठाकुर साहब को गुस्सा दिला दिया उन्होंने, जाते ही उनको बोल दिया तो तुम्हारा घर नहीं है मेरा घर है। अब बताओ कोई भूत को ऐसे बोलता है तुम्हारा घर नहीं है मेरा घर है? अगर उसके दांत खुले होते और इसकी मुंडी चबा के खा जाता फिर? तो असलम भाई ने दोबारा बोलना शुरू किया, ठाकुर साहब मैं नहीं जानता कि आप बोल सकते हैं या नहीं बोल सकते, लेकिन मुझे किसी तरह से आप मेरी हेल्प करें, मुझे ये बताएं कि मैं क्या करूं, मुझे क्या करना चाहिए, मैं कैसे हेल्प कर सकता हूं। मैं चाहता हूं कि आप इस अजियत से, इस मुश्किल में जिसमें आप हो, इससे आज़ाद हो जाओ। और फौरन कुछ ही पल के बाद वो हुआ जो असलम भाई ने सोचा तक ना था। भाई वो जो पूरा एक बॉडी के शेप में चल रही थी ना चीज़, जो लग रहा था आदमी, वो पूरा सुकड़ कर सिर्फ एक मुंडी बन गया, और असलम भाई की बिल्कुल सर के सामने वो मुंडी हिल रही थी भाई हवा में, और ऐसे लग रहा था कि जैसे वो बोलने की कोशिश कर रहा है लेकिन बोल नहीं पा रहा है। लेकिन कुछ ही पल में थोड़ा थोड़ा इनको समझ में आने लगा, कुछ अल्फाज उसके समझ में आने लगे, और उन्होंने जो बोला वो इन्होंने समझा। उन्होंने क्या बोला? ठाकुर साहब ने बोला, मैं ठाकुर शकर सिंह हूँ, मैं यहाँ रहता था। छोटे चौधरी ने मुझे जलाया, मेरे बच्चों को जलाया,
मेरी बहू को जलाया, मेरे पोते पोती को जलाया, मेरा घर जलाया, मेरा खेत जलाया। और फिर मैंने वहां उस दुनिया में अपनी बीवी से राब्ता किया, क्योंकि मैं यहाँ से निकल नहीं पा रहा था। घर जल गया, सब कुछ जल गया, लेकिन मुझे हमेशा से वही छत मिल रही थी, क्योंकि उसने मुझे वही छत पे जलाया और मुझे यहाँ पर बांध के उसने पेट्रोल डालकर मुझ पे आग लगा दी। मैं जल गया, मैं भाग न पाया। लेकिन जब मुझे होश आया, समझ में आया, तो मैं अपने ही सामने जल रहा था, यानी वो मेरा जिस्म था और मेरी आत्मा बाहर आ चुकी थी। मैं अपने आप को जलता हुआ देख रहा था। तो दोस्तों, आज का एपिसोड हम यहीं पे एंड करेंगे। ये हमारी इस एपिसोड का यहाँ पर इख्तिताम है और मैं जानता हूँ कि आपको अब कहानी में मज़ा आ रहा है, लेकिन इंतज़ार का फल बहुत मीठा होता है। अगले एपिसोड में ठाकुर साहब एग्जैक्ट ये बताने वाले हैं असलम भाई को कि एक्चुअली हुआ क्या था। एक चीज़ तो उन्होंने बता दी, उनकी डेथ कैसे हुई थी, लेकिन बाकी लोगों को कैसे उसने छोटे चौधरी ने मारा, क्या हुआ था, और उसके बाद छोटे चौधरी के साथ क्या हुआ। बड़े ठाकुर यहाँ से घर बेचकर कराची क्यों गए, सब घर जमीन हर चीज़ बेच बाच के भाग गए, तो उसकी क्या वजह थी। ये तो थोड़ा सा ट्रिक इन्होंने दे दिया है कि इन्होंने अपनी बीवी से रब्ता किया, लेकिन वो तो दूसरी दुनिया में थी। चले, अब उस पर बात नहीं करते, अब बात ये करते हैं कि भाई एपिसोड यहाँ पर ख़त्म हो गया। अब मुझे दीजिए इजाज़त, और तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, अपने अड़ोस पड़ोस का ख्याल रखिए, अपने घर वालों का ख्याल रखें, अपने पड़ोसियों का, अपने शहर वालों का, अपने शहर का, अपने मुल्क का ख्याल रखें। सफाई से रहें, सफाई का ख्याल करें, कचरा इधर उधर ना फेंकें, हंसते मुस्कुराते रहें। अपने दोस्त, अपने होस्ट, अपने घोस्ट जॉन विक को इजाज़त दें। इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी अगली एपिसोड में फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।